दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानियां जरूर पसंद आए। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी बता सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम रंजन है और यह घटना उस जमाने की है जब लोगों में शिक्षा का कोई नामो निशान ही नहीं था। स्कूल का तो दूर दूर तक कोई ठिकाना तक नहीं रहता था। लेकिन इसी बीच हमारे गांव वालों को एक अच्छी खबर मिली। दरअसल कुछ ही दिनों पहले हमारे गांव के बाहर एक स्कूल का निर्माण करवाया जाना था। अब वह स्टार्ट हो चुका था। 2001 में जब लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय और शिक्षा की कमी हुआ करती थी, तब लोग ऐसे भी थे जो बहुत समझदार हुआ करते थे। धार्मिक मामले हो या फिर राजनीतिक रणनीति, वह इन चीजों में बाकी लोगों से काफी बेहतर और एक्सपर्ट होते थे। एक शाम की बात है जब करीब 5 बजे के आसपास हमारे गांव के एक नौजवान युवा का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल मकर संक्रांति के दिनों में छत पर पतंग उड़ाते उड़ाते वह छत से नीचे गिर गया और उसका सर फट चुका था, जिस वजह से उसे घरेलू उपाय द्वारा सही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने बताया उसे किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा था, और वह धक्का मारने वाला शख्स कौन था इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। अब जो भी हुआ हो, लोगों ने बहुत जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, लेकिन सभी इस चीज को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। पर अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात को अपने अनुभव की सहायता से समझ पा रहे थे कि वास्तव में हुआ क्या था। दरअसल इस गांव के लोग पतंग उड़ाने से मना किया करते थे, क्योंकि इस गांव में त्योहारों को मनाना एक गुनाह माना जाता था। जो भी त्योहार मनाता था वह सुखी नहीं रहता। लोगों के मन में आज भी इस रहस्य के ऊपर पर्दा पड़ा था कि इस गांव में त्योहार क्यों नहीं पूजे जाते और लोगों से उनकी खुशियां क्यों छीन ली गई हैं। नीलेश नाम के इस बच्चे के साथ हुआ इस हादसे के बाद गांव में मकर संक्रांति का एक नया दौर शुरू हो गया, जो डर और खौफ के साथ साथ भयानक रूप लेने वाला था। अभी तो एक छोटा सा हादसा हुआ था जिसने गांव में सन्नाटा सा बिखेर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों के अंदर त्योहार नजदीक आते ही डर का भाव एक बार फिर से होने लगा। सभी लोगों को वह पुराने हादसे याद आने लगे जब उनका कोई अपना गुजर जाता था। हर त्योहार को इस गांव में चिता जलाई जाती थी। उसका कारण और उसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मगर यह कड़वा सच बहुत ही जल्द उन सभी लोगों के सामने आने वाला था, जो न केवल एक सच था बल्कि एक श्राप के रूप में भी साबित हुआ। पूरे गांव के लोग एक सभा बुलाते हैं। उन दोनों गांव के अंदर वहां का मुखिया प्रधान होता था, और यही कारण था कि उस सभा का नेतृत्व सिर्फ प्रधान ही करता था। लोग अपनी समस्याओं का अपने मुख से बखान करते थे, लेकिन आज की सभा का कोई मुद्दा ही नहीं था। लोगों को बस इतना जानना था कि आखिर गांव में त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। गांव के मनोहर जी ने बताया कि अगर हमें इस समस्या से बचना है तो त्योहार को न मनाना ही उचित होगा, वरना कभी भी हमारे ऊपर खतरों का आतंक बढ़ सकता है। याद रहे, इस मकर संक्रांति अपना बचाव करें। गांव के लोग इस बात से थोड़ा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि वह इस समस्या का हल जानना चाहते थे। उल्टा उस गांव के मुखिया ने उन सभी के अंदर खौफ भर दिया। सभी लोग निराशा हाथ लेकर अपने अपने घर चल दिए। वह जानते थे कि इस रहस्य से पर्दा उठाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कोई रणनीति रचनी होगी, तभी वह इस चीज को परख पाएंगे। कहते हैं, जो समस्या होती है वहां उसका निवारण भी जरूर होता है, लेकिन पता तो चले कि आखिर ऐसी कौन सी माया है जो इस गांव के लोगों को त्योहार ही नहीं मनाने देती। गांव जैसी बिरादरी में एक भी त्योहार को न मनाना और ऊपर से खून खराबा हो, वह अलग था। काली रात की छाया में छोटे छोटे मकान की तरह नजर आने वाले टपरी जैसे घरों में आग की चिमनियां जल रही थी, जो उस जमाने में लाइट की भांति काम करती थी। मैं भी अपने दादाजी से उनके साथ हुई कुछ अजीब बातों का एहसास कर रहा था। तभी हमारी उस छोटी सी झोपड़ी के पास किसी के फुसफुसाने की धीमी आवाज आई। ये आवाज जितनी हल्की लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी।
मैं इस हरकत से बिल्कुल भी नहीं डरा और बजाय इसके बाहर निकलने लगा, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने मेरे ऊपर एक जोरदार डांट भी लगाई। शायद बाहर कुछ ऐसा था जो हमारे लिए घातक हो सकता है। अंधेरी रात, जोरों का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरने की नाकाम कोशिश करने वाली ये आवाज कुछ देर के लिए तो इसी तरह सुनाई देती रही, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य होने लगा। शायद वो जो भी था यहां से जा चुका था, लेकिन इस अंधेरे में दादाजी ने मुझे टॉयलेट करने के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया। उनका कहना था कि आज रात यहीं रुकना सही होगा, लेकिन अब मेरे से कंट्रोल होना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। बार बार मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर अब इंतजार था तो दादाजी के सोने का। कुछ देर के बाद जब दादाजी अपने बिस्तर पर खर्राटे मारते हुए आराम से गहरी नींद लेने लगे, तब मैं चुपके चुपके से बहुत हल्के से उस कच्चे मकान से बाहर निकल पाया। बाहर की ओर एक दिल दहला देने वाला नजारा था। अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ सभी को निडरता से दूर कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर काले आसमान में टिमटिमाते तारे भी बेहद खूबसूरती के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन खूबसूरती के इस माहौल में काले काले बादल अचानक छेड़छाड़ करने लगे। सिर्फ 2 ही पलों में सारा नजारा बदल गया। सरसराती हवाओं के झोंके और बिंदास राहत देने वाली ठंड में मेरे हाथ सिकुड़ने लगे। और तभी मुझे आवाज आई, अरे रंजन, इधर आओ, जरा मेरी मदद करो, मैं गड्ढे में गिर गया हूं और घुटनों में दर्द भी हो रहा है। सिर्फ 2 बार आने के बाद इस आवाज का आना बंद हो गया, लेकिन अभी तक मैं यह समझ नहीं पाया कि आवाज किस दिशा की तरफ से आ रही है। मैं भी उस ठंड में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे हाथों में थरथराहट हो रही थी, मगर दूसरी तरफ दादाजी की फिक्र भी थी। मैं थोड़ा आगे तक पहुंचा ही था कि अचानक ही किसी ने मेरे गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। यह तमाचा इतनी जोर से था कि मैं इसे सह नहीं पाया और नीचे गिर गया। एक पल के लिए मैं दर्द से चीखने लगा, लेकिन आसपास मेरी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं था। इतने में ही मुझे अपने दादाजी एक छोटे से गड्ढे के अंदर गिरे हुए दिखे। अपने दादाजी को इस हालत में देखकर मेरा तो पूरा शरीर सुन रह गया। शायद अब उनकी मौत हो चुकी थी, उनकी सांस भी नहीं चल रही थी, और तभी उनकी डेड बॉडी अचानक ही एकदम से हवा में उठ गई। उनकी बॉडी को इस तरह हवा में उठा हुआ देखकर मेरी तो सांसें उखड़ने लगी। अब मुझे मम्मी पापा याद आ रहे थे, और कुछ क्षणों बाद मुझे हमारे खेत के अंदर मौजूद एक खेजड़ी के ऊपर किसी लंबे लंबे पांव नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। दूर से वो मुझे साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ तो था। उस पेड़ के ऊपर लटके उन दोनों पैरों को देखकर जहां पर मैं दंग रह गया, तो उसके बाद मैंने एक ऐसा दृश्य भी देखा जो मेरी रूह को कपकपा देने के लिए काफी था। दरअसल मैंने देखा कि जो शख्स उस पेड़ के ऊपर बैठा था, उसके सर के अंदर से आग निकल रही थी और पटाखे फूटने की तरह भयानक आवाजें भी निकल रही थीं। इन सब आवाजों ने उस जगह खलबली मचा दी। मेरे शरीर के अंदर सनसनी मच चुकी थी, लेकिन मदद करने वाला वहां पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। मैं छोटा और मासूम होने के कारण समझदार भी नहीं था, लिहाजा इस बार मैंने वक्त नहीं गवाया और एक मासूम बच्चे की तरह छोटे छोटे कदमों के साथ भागने लगा। तभी मुझे अपनी झोपड़ी के पास आग जलती हुई दिखाई दी। वहां पर मेरे दादाजी मुझे आवाज देकर अपनी तरफ आने को बोल रहे थे, मगर इतने में तेज बारिश ने आक्रमण कर दिया। बारिश की बूंदें आज किसी ओले की तरह मेरे सर से टकरा रही थी। जब उस बारिश में मुझे अपने पीछे की ओर से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और जब मैंने एक पल की खातिर पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि पूरा का पूरा गांव जल रहा था। गांव के अंदर अग्नि फैल चुकी थी और आग की वजह से सब कुछ राख बनने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव जलकर भस्म होने की कगार पर था, और हम अभी भी एक सुरक्षित स्थान पर थे। हमें तो अभी भी यही लग रहा था, शायद पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा और आज के बाद त्योहार मनाना तो दूर की बात है, गांव के अंदर कोई भी इंसान बिल्कुल नहीं बचेगा। इस प्रचंड अग्नि और डरावनी दहशत भरे नजारे के बाद एक अघोरी अपने हाथ में एक लकड़ी की भांति कुछ चीज लिए दौड़ता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंच गया। वह अपने मुंह से कुछ मंत्रों का बखान कर रहा था। शायद वह इन चीजों को रोकने की कोशिश में था,
लेकिन इसी बीच आसमान से गिरने वाली एक ज्वाला ने उसकी जान ले ली। सब कुछ इतना डरावना चल रहा था कि धीरे धीरे यह तस्वीरें मेरी जिंदगी के लिए दहशत का एक नया रंग साबित होने लगा। लेकिन मेरे दादाजी ने इन सभी तस्वीर को ज्यादा देर तक मेरे दिमाग में छपने नहीं दिया और उन्होंने मेरी आंख के सामने अपने दोनों हाथ दे दिए, जिसकी वजह से मैं सामने का दृश्य नहीं देख पाया। लेकिन तभी मेरे दादाजी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। दादाजी की दर्द भरी आवाजों से मैं उनके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें अपने आप से ज्यादा मेरी फिक्र थी। मेरे दादाजी दर्द से रो रहे थे, लेकिन एक मासूम बच्चा होने के कारण मेरी भुजाओं में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उनके हाथों को हटा सकूं। तकरीबन 10 मिनट तक ये बेहद डरावना और दर्दनाक हादसा होता रहा और उसके बाद सब कुछ एकदम खामोश हो गया। तभी मेरे दादाजी, जिनके हाथ अब ढीले पड़ने लगे और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लाशें ही लाशें दिखी। मेरे दादाजी का मृत शरीर मेरे आंखों के समक्ष पड़ा था। उसी समय वहां पर कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। जब मम्मी और पापा दूसरे गांव से लौटे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने दिन दहाड़े ही उस गांव को छोड़ दिया। उस गांव की सच्चाई तो मुझे मालूम है, लेकिन अब अपने मुंह से उसका बखान करते वक्त मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। इसीलिए मैं आपको फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा कि आखिर हमारे गांव में त्योहार क्यों नहीं मनाए जाते। फिर उस दिन के बाद मैंने उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आज मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, पर इस घटना को सालों बीत गए हैं, लेकिन वह दर्द से कराहता हुआ समय आज भी मेरे दिमाग में घूमता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।